तो बच्चों क्लास 10th की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपका एक क्वेश्चन रह रहा है कि सर संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़े कहां से पढ़े। तो समझ में तब ना आएगा जब हमें पूरा का पूरा रास्ता पता होगा। तो अभी जो है 30-35 मिनट की एक ऐसी वीडियो ये मिलने जा रही है आपको, जिसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आप अपना संस्कृत का सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में आपको एक एक चीज हम डिटेल में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब आप सभी का जो पढ़ाई है यानी संस्कृत का जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले डिटेल सिलेबस को जानना एकदम जरूरी है कि भाई हमें पूरे साल पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आखिर सिलेबस में है। ठीक है, कैसे अपने आप को तैयार करें, जो एग्जाम देने जाए तो वहां पर आग लगा दें। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो नए बच्चे हैं जो बिल्कुल घबराए हुए कि सर कैसे संस्कृत का प्रिपरेशन होगा, सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे तो कोई सीनियर भी नहीं है, ना कोई भैया दीदी है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम सही जगह पर आप आ चुके हैं। पूरे साल हमारे साथ जुड़े रहिए और एकदम आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, और हम पढ़ाते भी हैं तो यह मान के भी पढ़ाते हैं कि आप पहली बार ही क्लास 10th में संस्कृत पढ़ने आए हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है। यस सर। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको पहले से हमारे बारे में पता है, जिनके सीनियर ने पढ़ाई किया है, भैया दीदी ने पढ़ाई किया है, तो वो तो सारा खेल समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी स्वागत है। ठीक, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बच्चों सबसे पहले आप लोग प्रो बैच के बारे में पूछ रहे थे। तो जो लाइव बैच चलता है उसमें लाइव क्लास जो है 4 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन कर गए हैं तो 4 मई से आप एकदम डेली बने रहिएगा हमारे साथ, मतलब एकदम जुड़ जाइएगा। और जिनको नहीं पता है तो प्रो बैच के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। हालांकि मास्टर साहब ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिएगा तो ये बैच आपको दिखेगा। कंप्लीट ईयर का फी है 649 यानी 649 रुपये। इसमें कंप्लीट संस्कृत की तैयारी आपकी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। बैच में पढ़ने से फायदा क्या होता है कि आप एक बार हमारे साथ पढ़िएगा, लाइव जिस दिन क्लास चले आप क्लास कीजिए, होमवर्क कीजिए, टेस्ट दीजिए, डाउट पूछिए, हो गया आपका तैयारी खत्म। ठीक, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, तो ये नोटिस आप लोग मांग रहे थे कि सर सूचना दे दीजिए, तो इंफॉर्मेशन दे दिए। आज का जो मेन टॉपिक है बच्चों वो है कि संस्कृत में हमें पढ़ना क्या क्या है। समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आपके जो सीबीएसई अंकल है वो संस्कृत में 2 ठो टेक्स्ट बुक चलाते हैं सीबीएसई। एक टेक्स्ट बुक होता है जिसका नाम है सेमूसी बुक, ठीक है, जिसका नाम है सेमूसी बुक, और एक टेक्स्ट बुक होता है जिसका नाम है मनिका बुक। एक बात समझिए, सीबीएसई ने इसका कोड रखा है 122 और इसका कोड रखा है 119। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। पूरे साल स्कूल में सेमूसी पढ़ाई होता है और पता चलता है कि एग्जामिनेशन मनिका से होगा। पूरे साल आपके स्कूल में आप मनिका पढ़ रहे हैं और पता चला एग्जामिनेशन सेमूसी से होगा। क्यों? क्योंकि जब सीबीएसई का 10th का फॉर्म आपका फिलअप होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो कई स्कूल वाले क्या करते, गलती कर देते। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह पता कर लीजिए अपने स्कूल ऑफिस से, प्रिंसिपल से, स्कूल टीचर से कि सर हम लोगों के स्कूल में मनिका का सिलेबस चल रहा है या हम लोगों के स्कूल में सेमूसी का सिलेबस चल रहा है। क्योंकि ये दो 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 है, यानी दोनों अलग चीज है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें दोनों बुक पढ़ना है। नहीं, कोई एक बुक आपको पढ़ना है, या तो आप सेमूसी पढ़िए या तो मनिका पढ़िए, ये स्कूल डिसाइड करता है। तो आप अपने स्कूल से पता कर लीजिएगा। अब बहुत बच्चों को लगता है लाज और शर्म कि सर हिम्मत नहीं हो रही है प्रिंसिपल अंकल से पूछने का, सर हिम्मत नहीं हो रही है प्रिंसिपल मैम से पूछने का। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए कि उनका अभी 10th बोर्ड का एग्जाम मनिका पे हुआ है या सेमूसी पे हुआ है। वो उनका जिस पे हुआ होगा आपका भी उसी पे होगा। ठीक है, तो ये समझ के रखना है कि सीनियर से पूछना है, यानी कि
दूसरे स्कूल के सीनियर से नहीं। ऐसा नहीं कि आप डीएवी में पढ़ रहे हैं और डीपीएस वाले से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मोहल्ले में सर एक डीपीएस के भैया है तो उनसे पूछ लिए, ऐसा नहीं। अपने ही स्कूल के सीनियर से पूछिएगा, और वो भी वैसे सीनियर से नहीं जो 5 साल 4 साल पहले 10th कर चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट 3 महीने पहले जो एग्जाम दिए थे उनसे पूछिएगा, ठीक है, जिनका अभी अभी रिजल्ट आया है। ठीक, कंफ्यूजन क्लियर? जी सर। और ग्रामर सबका सेम ही है कॉन्सेप्ट, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को अंकल जी ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है आपके संस्कृत के सिलेबस को, ठीक है। संस्कृत का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। पहला पार्ट है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य का मतलब होता है बच्चों क्रिएटिव वर्क। नाम से ही क्रिएटिव है, यानी जो जितना इसमें प्रैक्टिस करेगा। अच्छा एक बात आप बताओ, हम क्रिएटिव किसको बोलेंगे? ठीक है, आप देखते हैं घर में कुछ सजावट लगाना होता है, तो जो हम लोगों की बहनें होती हैं, ठीक है, लड़की समाज होती है, वो क्या करती हैं तो बहुत अच्छे से किसी चीज को सजा देती है। क्यों? क्योंकि उनका डेली का ये प्रैक्टिस है। और अगर आपको सजाने के लिए मिले, हमें मिले, तो हम लोग जो सजा हुआ है उसको भी गुरगोबर कर देंगे, है कि नहीं? जी सर। तो ये क्रिएटिव वर्क यानी रचनात्मक कार्य जो है एक सिलेबस का पार्ट है। और इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि तो पूरा का पूरा टोटल खेल प्रैक्टिस पे, यानी जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज्यादा नंबर आएगा। अब सुनिए सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। सेम उसी मन का दोनों को पढ़ना है, बस बुक की कहानी अलग अलग है, ठीक है, तो वो हम बताएंगे डिटेल में। कंफ्यूज मत होइए, एक एक कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे। रचनात्मक कार्य में सबसे पहले आपको पढ़ना है अपठित अबोधनम। अपठित अबोधनम, ये मार्कर का पेन थोड़ा सा यहाँ हिल गया तो इस टाइप से हो गया, समझ जाइएगा। अपठित अबोधनम। अब इस टॉपिक में क्या होता है, अबोधनम अगर भारी वर्ड हो जा रहा है आपके लिए तो अपठित गद्यांश रखिए। गद्यांश बोलचाल की भाषा में सबसे शांत और छोटा सा वर्ड है। अपठित गद्यांश यानी कि एक अनसीन पैसेज देगा संस्कृत का, उससे 1 वर्ड का आंसर पूछेगा, फुल वर्ड का आंसर पूछेगा, और कुछ ग्रामर के पार्ट पूछते हैं, जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, क्रियापद है, कर्तृपद है। तो इसमें कैसे हम काम करेंगे? जब हम अपना बच्चों बुक की तैयारी करेंगे, चाहे वो हमारा सेमूसी हो, मनिका हो, तो जब हम बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी हम जब आपको बुक का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसी के साथ साथ क्या कराएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर भी कराते चलेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका बॉन्डिंग एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक, बॉन्डिंग जैसी बोले कुछ लोग अलग टाइप का बॉन्डिंग समझ लिया, केमिकल बॉन्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। सब इमरान हाशमी का दामाद सब आ गया हुआ है। तो अपठित गद्यांश में क्वेश्चन आंसर पूछता है। जब हम चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेते हैं, तो ये टॉपिक बहुत हमारे लिए हल्का हो जाता है। बस 2-3 पैसेज करना रहता है, नंबर आ जाते हैं पूरे। अब अंकल जी का दूसरा टॉपिक है, वो है पत्र लेखन। वो क्या है? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में खेल बदल चुका है। 2 टाइप के पत्र लेखन आते। एक पत्र लेखन होता है संस्कृत में पूरा पत्र लिखना। अरे सर पूरा पत्र लिखना, हाँ। और एक जो अभी तक आप स्कूलों में देखते थे, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, हाँ सर, हाँ, मंजूसा से ले लेके भरना रहता था सर, बहुत भारी लगता था। अब उससे भी भारी पैटर्न आ गया, अब पूरा पत्र आपको लिखना है। तो जो हमारे सेमूसी वाले बच्चे हैं उनको पूरा पत्र लिखना है। तो उनको हम जब पत्र लेखन पढ़ाएंगे, पत्र लेखन की क्लास में, तो पूरा पत्र लिखना सिखाएंगे, ठीक है। उसमें भी टेंशन नहीं लेना, सब टेक्निक सिखा देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। और जो मनिका वाले हैं उनके लिए इस साल तक पुराना पैटर्न ही है, तो उनके लिए थोड़ी राहत की सांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है चित्रलेखन। अब देखिए, चित्रलेखन को लेकर उतना चिंता नहीं करना है। चित्रलेखन में अगर किसी को भी दिक्कत है, जैसे हमने पूछा चित्रलेखन में दिक्कत है, जी गुरुजी, चित्रलेखन समझ नहीं आता है, जी गुरुजी, चित्रलेखन क्या है पता है, नहीं गुरुजी। तो चित्रलेखन में एक चित्र देता है। चित्र जो है कॉमन रहता है, जैसे नदी, पेड़ पौधा, पहाड़, स्कूल, लाइब्रेरी, यही सब का चित्र रहता है। सलमान कटरीना के शादी का चित्र नहीं रहता, इसलिए चिंता नहीं करना है। नहीं तो क्लास में क्वेश्चन आता है, सर अगर उसका चित्र दे देगा तो कैसे होगा, सर न्यूयॉर्क का चित्र दे देगा तो कैसे होगा, सर ट्रंपवा का चित्र दे देगा तो कैसे होगा। अरे वैसा चित्र नहीं देगा,
ठीक सर, अभी होर्मुज स्टेट नाम का कुछ विवाद चल रहा है, अगर होर्मुज स्टेट का चित्र दे दिया तो हमारा तो गोरमुज हो जाएगा सर, कैसे काम चलेगा? उस सब का चित्र नहीं देगा, कॉमन जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ चित्र है वही देता। अब ये चित्रलेखन का क्या है, जैसे ही अगला टॉपिक अनुवाद पे हम पकड़ बनाते हैं क्लास कर करके, अनुवाद हमारा हो गया, चित्रलेखन अपने आप हो जाता है। ठीक है, चित्रलेखन में क्या है, 5 सिंपल सिंपल लाइन सोचना है और उसका अनुवाद कर देना है। बहुत सिंपल अनुवाद, अनुवाद की क्लास करेंगे, ये टॉपिक यहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहां पर जो है बच्चों रचनात्मक कार्य समाप्त होता है। जो मनिका वाले हमारे भाई बहन हैं उनके लिए अनुवाद के साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ना रहता है जिसका नाम है संवाद। तो जब आप मनिका बुक की पढ़ाई कीजिएगा और उस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो उस हर चैप्टर में संवाद दिया हुआ है, तो आपको हम सिखाएंगे। ये रचनात्मक कार्य के टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है व्याकरण। ठीक, ये तो अभी आपको हम धीमा धीमा समझा रहे हैं, जब हम लोग क्लासेस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे लाइव क्लास में, तब और डिटेल में सब कुछ पढ़ाई होगा। अभी इसलिए बता रहे हैं कि जब क्लास स्टार्ट हो प्रो बैच में या यूट्यूब पर, दोनों जगह, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस के बिना जानकारी के आप क्लास में कभी बैठिए ही मत। किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस बच्चा जानता है तो इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि टीचर अगर लाइव पढ़ा रहा है, खुदा ना खास्ते मान लीजिए वो कोई टॉपिक छोड़ दिया, तो आप तुरंत नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ाए, तो अच्छा हाँ ये क्यों, क्योंकि आपको सिलेबस का ज्ञान है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए हम कह रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पहले जानिए। व्याकरण में क्या है, सबसे पहले आप टॉपिक देखिए तो है संधि। संधि है समास की बंदी। संधि में अब तीनों संधि आपको पढ़ना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पहले व्यंजन और विसर्ग ही पढ़ना रहता था, लेकिन इस बार सीबीएसई अंकल ने स्वर को भी ऐड कर दिया, मतलब आपके पिछले बार से ऐड हुआ है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों पढ़ना है। स्वर में भी 3 टाइप पढ़ना है, व्यंजन में भी 3 है, विसर्ग में 4 टाइप है। तो समझिए आपको कुल मिलाकर 12 टाइप यानी 12 रूल जो है संधि के पढ़ने हैं। अब 12 रूल समझ के लोग घबरा गए कि सर 12-13 रूल पढ़ाइएगा सर, तो सर मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं, रूल एक एक लाइन का होता है, बस उसको याद रखना है। पूरा पढ़ाएंगे ना तो यहाँ छाप देंगे, यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके दिमाग में रहेगा। संधि के बाद आपका प्रत्यय है। प्रत्यय सबसे आसान टॉपिक होता था ग्रामर के लिए, लेकिन जैसे ही सीबीएसई ने प्रत्यय का सिलेबस चेंज किया, प्रत्यय के सिलेबस में 9th का एक प्रत्यय कृत प्रत्यय उठा के रख दिया, उसी वक्त प्रत्यय का बैंड बज गया। ठीक है, सिलेबस हार्ड हो गया। तो कृत प्रत्यय पढ़ना है, तद्धित प्रत्यय पढ़ना है और आपका स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में जितने भी आप ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, मतु प्रत्यय, ये सब को मिलाकर तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। कैसे 5-6 ब्लॉक को मिलाकर एक जिला बोलते हैं, उसी टाइप से। उसके बाद हमारा समास है। तो समास में समझिए अब हर टाइप के समास आपको पढ़ने हैं, चाहे तत्पुरुष समास है, चाहे आपके अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, उसमें नए समास है जो सिर्फ मनिका को पढ़ना है, एक है बहुब्रीहि समास जो सिर्फ से मुसी को पढ़ना है। तो समास का सिलेबस हो गया, ये हमारा ओवरऑल ग्रामर का सिलेबस हो गया। उसके बाद एक आपको पढ़ना है ग्रामर में अव्यय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बुक बेस्ड आता है, यानी कि चैप्टर की जब आप पढ़ाई कर लेंगे तब जाके ये टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ग्रामर का पैटर्न क्या है उसको समझिए। ग्रामर में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, संधि का जो प्रश्न होगा, ये जो संधि का क्वेश्चन होगा, इसमें कोई भी आपको एमसीक्यू नहीं दिया जाता है, इसमें आंसर आपको खुद से करना होता है। समास में एमसीक्यू रहता है, प्रत्यय में एमसीक्यू रहता है, अशुद्धि संशोधनम, अनुवाद और वाच्य, इसमें भी ऑप्शन रहता है, अनुवाद में नहीं रहता है। ये हमारा ग्रामर का मेन टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर का मतलब हो गया कि इसमें कुछ ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत है। जिसमें आपने शुरुआत में देखा टॉपिक अनुवाद देखा, वो आपका अनुवाद हो गया। फिर आपका एक टॉपिक होता है वाच्य, जिसको वॉइस बोलते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और एक होता है अशुद्धि संशोधनम। एक क्या होता है बाबू, अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम जैसे आप इंग्लिश में एरर करेक्शन देखते हैं, उसी टाइप से ये 3 टॉपिक है। ये अप्लाइड ग्रामर कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो ग्रामर है बच्चों, ये रूल बेस्ड ग्रामर है।
संधि है, स्वर संधि के आप रूल पढ़ लेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। भले आप जीनियस स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई नर्सरी का भी बच्चा है, वो रूल पढ़ के याद कर ले तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। समास प्रत्यय में क्या है, रूल आपने पढ़ा, अगर आपका छोटा भाई बहन है उसने भी पढ़ा, क्वेश्चन बना देगा। समास अव्यय सब में ऐसा ही है। तो ये जनरल ग्रामर हो गया, इसको हिंदी में सामान्य व्याकरण बोलते हैं। लेकिन ये जो ग्रामर के 3 टॉपिक है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये अप्लाइड ग्रामर है। ये तीनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक है। आप अगर अनुवाद पे मेहनत करेंगे तभी जाकर आपका वाच्य में नंबर आएगा। आप अगर वाच्य पे मेहनत कीजिएगा तभी जाकर आपका शुद्धि संशोधनम होगा। ठीक है, जैसे शादी में नहीं होता है, इंगेजमेंट होता है, फिर तिलक होता है, फिर ये क्या होता है, मटकोर होता है, फिर शादी होता है, फिर रिसेप्शन होता है, सब इंटरलिंक उसी टाइप से है। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे सर कोर्ट मैरिज में तो कुछ भी नहीं होता है, तो हाँ यहाँ भी है। सर कैसे, अगर आगे वाला दोस्त हमको तीनों बता दे तो क्या दिक्कत है, बिना पढ़े नंबर आ जाए। लेकिन ऐसा किसी किसी के साथ होता है, जैसे कोर्ट मैरिज। ठीक, तो अलग बात है। तो ये हमारा ग्रामर का हो गया। एक टॉपिक ग्रामर में और है, वो है घटिका, यानी कि समय लेखनम। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन नंबर किसी का भी इसमें भूल नहीं आता है, क्योंकि इसमें गलती होता ही होता है, छोटा छोटा गलती से नंबर कटता है। तो ये आपका ग्रामर का ओवरऑल टॉपिक है। अब यही सबको डिटेल में आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब जो है बच्चों, अब आते हैं बुक पे, कि बुक से क्या क्या पूछा जाता है। पहले बुक का उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन सीबीएसई अंकल ने जैसे ही इसका सिलेबस 30 नंबर का किया, आउट ऑफ 80, यानी 80 नंबर में 30 नंबर का सिलेबस बुक का कर दिया, बुक के लिए रिजर्व कर दिया। पहले 80 नंबर में समझ लीजिए 60-65 नंबर के ग्रामर आते थे, बुक का 10 से 12 नंबर रहता था, तो बुक को कोई पढ़ता नहीं था। और आप भी देखते हैं मेन फोकस क्या रहता है, ग्रामर पे। आप भी अंदर से ये होंगे कि ग्रामर की क्लास कब चलेगी, सर ग्रामर कब पढ़ाई होगा, सर समास पढ़ा दो, सर संधि पढ़ा दो, जो है समास की बंदी। बुक के बारे में कोई नहीं सोचता है। अब बुक के बारे में कोई नहीं सोचता है, तो जब सीबीएसई में मीटिंग हुआ एग्जामिनेशन कमेटी का, कि भाई बुक तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, बच्चा 10-12 नंबर का है, हटाहट हटाहट खटाखट कहीं से व्यवस्था करके लिख दे रहा है, एग्जाम में उसका पूरा नंबर आ जा रहा है। तो एग्जामिनेशन कमेटी में ये बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, उसमें ये तय हुआ कि भाई बुक का जो नंबर है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, ताकि बच्चे बुक को पढ़े, यानी किताब को पढ़े। अब ये 30 नंबर में क्या है समझिए ध्यान से, 2 बुक आपको पढ़ने हैं, मनिका या सेमूसी। तो हम तो भाई आपके टीचर है, तो हम तो दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिनका मनिका होगा वो मनिका पढ़िएगा, जिनका सेमूसी होगा वो सेमूसी पढ़िएगा। ये आप अपने सीनियर से ही पता कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। टीचर भी गलत बता देते हैं, क्योंकि कई स्कूल में लास्ट टाइम में चेंज हो जाता है, तो टीचर की हिम्मत नहीं होती है कि प्रिंसिपल से वो पूछे। प्राइवेट स्कूल में आप देखते ही माहौल क्या होता है। आप अपने सीनियर से पूछिए, अपने ही स्कूल के, जो अभी एग्जाम दिया, आपके सीनियर थे, जब आप 9th में थे वो 10th में थे, अब आप 10th में। मनिका या सेमूसी, कोड लैंग्वेज में इसको 119 और इसका कोड है 122। अब आपका मनिका होगा या सेमूसी होगा, कुछ भी होगा, टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें भी 9 चैप्टर पढ़ने हैं और इसमें भी आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। 9 चैप्टर इसमें भी पढ़ने, 9 चैप्टर इसमें भी पढ़ने। मनिका का 9 चैप्टर अलग है, सेमूसी का 9 चैप्टर अलग है। हालांकि 2 से 3 चैप्टर तो इसमें सेम टू सेम है, लेकिन समझ लीजिए बुक अलग है तो उसको अलग ही समझिए। ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। सेमूसी में एनसीईआरटी पब्लिकेशन का आता है और मनिका एनसीईआरटी पब्लिकेशन का नहीं आता, ये सीबीएसई का खुद का पब्लिकेशन है, उसका आता है। टेलीग्राम लिंक नीचे है, उसमें जुड़ जाइएगा, हम दोनों बुक उसमें देकर पिन कर देंगे, देख लीजिएगा फाइल में। सेमूसी में जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगा, ठीक है, भैया दीदी चाचा का बुक रखे होंगे, तो चैप्टर का नाम सुन लीजिए, सूचि पार्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशुलालनम। सर बीच में व्यायाम वाला चैप्टर छोड़ रहे, वही नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर बोल रहे वही आपको पढ़ना है, नोट हो। सूचि पार्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्यवत्सला, सुभाषितानि, सौहार्दम प्रकृति शोभा, विचित्र साक्षी, सुक्त्य और नित्य, ये 9 चैप्टर आपको पढ़ने।
अब मनिका वालों का 1 से 9 शुरू से ही 9 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान में रहे कि मनिका पहले चलता था 6-7 साल पहले, तो वो बुक नहीं चलेगा क्योंकि वो अलग बुक था, अब नया बुक आया है तो पूरा नया चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर है वांग्मयम तप, दूसरा है नास्ति त्याग समम सुखम, ठीक है। उसके बाद आपको आज्ञा ही गुरु नाम अविचारणीय जो चौथा नंबर चैप्टर है, जिसमें बंदर वाला जो चैप्टर है वो है। फिर एक बीच में चैप्टर मिस हो गया, रमणीय ही सृष्टि ऐसा, वो चैप्टर है। पांचवा चैप्टर श्लोक वाला अभ्यास वसगम मन, वो है। छठा चैप्टर राष्ट्रम वाला है, जिसमें महाभारत वाला जो चैप्टर है वो है। सातवां चैप्टर साधु प्रीतम समाचारित, जिसमें प्रक्षण भाग्य वाला चैप्टर है वो है। आठवां जो सेम उसी में पढ़ना है वही मनिका में सुक्त्या चैप्टर है वो है, उसका नाम कुछ और है। और 9वां चैप्टर अरुणाचल प्रदेश वाला वो है। तो वो आपको हम दे देंगे लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। अब ये चैप्टर पढ़ने से सर 30 नंबर आएगा? नहीं। 30 नंबर का सिलेबस क्या है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर 3 पार्ट में पूछा जाएगा। पहला है एक पदेन। एक पदेन मतलब हो गया 1 वर्ड। दूसरा है पूर्ण वाक्यन। पूर्ण वाक्यन मतलब हो गया पूरे वाक्य में जवाब देना। देखिए संस्कृत में कुछ भी एक पदेन, कुछ भी पूर्ण वाक्य नहीं होता। ये है क्या, समझिए। जैसे हमने पूछा आपका क्या नाम है, आदित्य कुमार, एक वर्ड में आपने आंसर दिया तो एक पदेन हो गया। और यही क्वेश्चन को अगर हम पूर्ण वाक्य में पूछेगी आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है, तो ये आपने क्या किया, फुल सेंटेंस में आंसर दे दिया। तो ये क्या हो गया, पूर्ण वाक्य हो गया। और इसी का पूछता है भाषिक कार्यम, जिसको यथा निर्देशानुसार बहुत नाम से जानते हैं, लेकिन इसका कॉमन नाम है भाषिक कार्यम। अब भाषिक कार्यम क्या है, ग्रामर। इसी का विलोम पूछ देगा, पर्यायवाची पूछ देगा, आपका कर्तृपद पूछ देगा, क्रियापद पूछ देगा। तो प्रश्न उत्तर टोटल 15 नंबर का आता है। 15 नंबर में 5 नंबर का श्लोक वाले चैप्टर से, और 5 नंबर का स्टोरी वाले चैप्टर से, और 5 नंबर का नाटक वाले चैप्टर से, ठीक है। तो सर ये श्लोक वाला चैप्टर, स्टोरी वाला चैप्टर, ये नाटक वाला चैप्टर क्या है, जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये चैप्टर नाटक वाला है, ये श्लोक वाला है, ये स्टोरी वाला है। समझिए 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बुक से उठ के नहीं आता है, बुक के अंदर से आता है। तो ये इसकी तैयारी हम क्लास में ऐसी करा देंगे कि ये क्वेश्चन उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए क्लास 10th में जो हमने बुक लिखी हुई है, स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है खुद का, उसमें हमने क्या किया हुआ है कि जैसे हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन सीबीएसई सोच सकता है, मतलब उस पैसेज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने विलोम बन सकते हैं, जितने पर्यायवाची बन सकते हैं, वो सब हमने बुक में लिख दिया है। उसी की तैयारी आपको क्लास में करवा देंगे। तो क्या नंबर कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो बुक के बारे में अगर किन्हीं के मन में क्वेश्चन होगा तो बुक तो एकदम मैंडेटरी प्रैक्टिस करना ही है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी भैया दीदी सीनियर से। और बुक की बात हो गई तो आपको हम बता दें 2-3 दिन में इस साल के लिए बुक आ जाएगा, इस नया एडिशन। तो उसको सब लोग अपने पास रखिएगा, क्योंकि बुक उसी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा 80 नंबर में हर साल बुक से 60-65 नंबर के सवाल तो हूबहू मिलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं लाइव क्लास कीजिए, बुक कीजिए, कहीं कोई दूसरा जगह मेहनत करने की, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। अब बाकी के 15 नंबर में 5 नंबर के जो है प्रश्न निर्माण आते हैं। प्रश्न निर्माण मतलब क्वेश्चन फॉर्मिंग। जैसे आप लोग का नहीं प्रश्न निर्माण करते हैं, किम, कस्य। अच्छा सर वो, हाँ वो 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का रहता है घटनाक्रम। घटनाक्रम क्या होता है? स्टोरी को रीअरेंज करना। जैसे हमने कोई घटना बताया, जैसे हमने बताया आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का बच्चा हुआ, शादी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, प्यार हुआ। तो सर इसको सजाना है तो पहले प्यार हुआ, एंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ, बच्चा हुआ, एक घटनाक्रम सज गया। उसी तरह चैप्टर के स्टोरी का घटनाक्रम आपको सजाना है, 5 नंबर मिल जाएंगे। तो जो सेमुसी वाले उनको घटनाक्रम सजाना है, और इसी का भाई होता है कथा लेखन, ठीक है। इसमें भी घटनाक्रम, इसमें भी स्टोरी को ही सजाना रहता है, लेकिन अलग पैटर्न से। तो कथा लेखन मनिका वालों का आता है, और घटनाक्रम सेमुसी वालों का आता है। तो हम तो दोनों अलग अलग पढ़ाएंगे, तो जिनका जो होगा वो पढ़ाएंगे, घबराना नहीं। उसके बाद 3 नंबर का वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। 3 नंबर का क्या है? वर्ड मीनिंग। सेमुसी में 3 नंबर का, मनिका में 4 नंबर का वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। और वर्ड मीनिंग के बाद आपसे पूछा जाता है अन्वय। ये
मनिका वालों का 2 नंबर का पूछा जाता है और सेमूसी वालों का 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों भेदभाव? ऐसा भेदभाव नहीं होता, 1 नंबर का आपसे उचित अर्थ ज्यादा पूछा जाता है और 1 नंबर का प्रश्न निर्माण। ठीक है, इस वजह से यहाँ नंबर मनिका का 2 नंबर कम हो जाता है और 2 सेमूसी का बढ़ जाता है। बाकी टॉपिक सेम ही है, अन्वय। अब अन्वय है, बहुत हल्का टॉपिक है, श्लोक का आता है, तो जितना श्लोक का अन्वय होगा सब पढ़ा देंगे। तो अब इतना चीज आपको हमने बताया, अब इसमें क्या है सर, उसमें क्या है सर, प्रत्यय में आपने बताया सर वो कृत प्रत्यय, सर वो तद्धित क्या होता है, सर ये अन्वय क्या है, मुझे नहीं समझे। तो इसके लिए चिंता नहीं करना, जब आप हमारे साथ क्लास में पढ़ेंगे तो एक एक चीज जो है सब कुछ आपका पढ़ाते चलेंगे, सब कुछ प्रैक्टिस कराते चलेंगे, सब कुछ डाउट बताते चलेंगे। और डाउट के लिए कोई घबराना नहीं। देखिए बच्चों, है क्या, आपको हम बता देते हैं कि एक बात समझिए, क्या आपको हम बताना चाहते हैं, जरूरी चीज समझ। देखिए बच्चों, एक जरूरी बात आपको हम बताने जा रहे हैं। आप ये समझिए कि 1 लाख बच्चे जो हैं, अगर 1 लाख बच्चे अगर क्लास 10th में आ रहे हैं संस्कृत पढ़ने, 1 लाख बच्चे, तो 1 लाख में से मात्र 95,000 ही ऐसे बच्चे हैं। ठीक, 1 लाख बच्चा आया पढ़ने संस्कृत, समझिए ध्यान से, जिसमें से 95,000 ऐसा बच्चा है, यानी 95% ऐसा बच्चा है, कोई खुशी की बात नहीं है, जो पहली बार ही क्लास 10th में संस्कृत पढ़ने की शुरुआत किया है, क्योंकि बोर्ड है। आप भी उसी में से हैं। हाँ सर, ये बात तो समझ आ गया, आपको लगा कि कुछ तारीफ हो रही, नहीं। यानी समझिए, कुछ बच्चे को छोड़कर कुछ बच्चे ऐसे हैं, 5,000 ऐसे बच्चों की संख्या है जो 7, 8, 9 सब जगह अच्छे से पढ़े, लेकिन 95% यानी 1 लाख में से 95,000 95,000 बच्चा ऐसा है जो पहली बार ही 10th में संस्कृत पढ़ने आता है हर साल। लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हैं, किसी भी बच्चे का रिजल्ट उठा लीजिए, संस्कृत एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां पर सेवा दी जा रही है, आप लोग के ये फैमिली है। ठीक है, हम कभी भी आप लोग को पराया नहीं मानते, अपना भाई बंधु मानते। यहां से पढ़ के आप किसी भी बच्चे का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 10th का, किसी भी सीनियर भैया दीदी का, उनका सबसे हाईएस्ट किसी सब्जेक्ट में नंबर होगा तो संस्कृत में होगा। कितना? 100, 99, 98, 97, 95 से ऊपर ही अधिकतर बच्चों का रहता है। और वो सभी बच्चे क्लास 10th में ही संस्कृत स्टार्ट करते। तो ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये बात इसलिए बता रहे कि ये बात हमें अच्छे ढंग से पता है कि सबसे पहला कि आप क्लास 10th में ही संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए, तो भाई पढ़ाएंगे तो उसी टाइप से पढ़ाएंगे कि सबका काम बन जाए, मेन इस बच्चे का काम बने, और बनता है। ये चीज आपको बताएं कि 0 लेवल से पूरा पढ़ाई होगा। ठीक है, चाहे वो लाइव बैच में हो, यूट्यूब पर हो, कहीं भी हो, 0 लेवल से, और अभी तक वही होता आ रहा है। आप पढ़ के कोई भी टॉपिक देख सकते हैं, समझ में आएगा। दूसरी बात कि इन 8 सालों में जो भी डाउट हमारे पास आए हैं, ठीक, वो डाउट पूछ पूछ के बच्चों ने और बेहतर कंटेंट बना दिया। ये हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे समझिए, आप खुद समझिए, हमने पहली बार मान क्या लीजिए 2019 में ऑनलाइन बैच पढ़ाया। 2019 में, बहुत समय पहले की बात है, 18-19 सेशन था, 17-18-19 में समझिए प्रॉपर प्रो बैच स्टार्ट हुआ लाइव। तो 19 में पढ़ाया और आज हम आपको 2025 में पढ़ाएं। अब यहां जो पढ़ाएं और यहां जो पढ़ाएं, इसमें डिफरेंस होगा। हम यहां पढ़ाएंगे उसमें और ज्यादा डिफरेंस होगा। क्यों सर? यहां आप बुरा पढ़ाएं, खराब पढ़ाए थे? नहीं, यहां भी बेहतर पढ़ाए थे। लेकिन जब हम पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किए तो बहुत छोटी छोटी चीज था जो हम नहीं बताते थे, क्योंकि हमको लगता था ये पता होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे सामने डाउट आया कि नहीं सर, बहुत बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है कि सर ये क क्या है, प्रथम वर्ण है, क कैसे बना? तो सर क हलंत प्लस अ से बना, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। कि क कैसे बना? क हलंत प्लस अ से बना। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये क हलंत प्लस अ क्या है, जबकि नर्सरी में मैनी पोको पैंट जब बच्चा पहनता है तब पढ़ाया जाता है। अब आपको हम पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। तो 2019 वाले बैच में हमने पढ़ाया तो देखा, अरे ये डाउट है,
तो 2020 में हमने और अपडेट कर दिया कि नहीं भाई और लेवल गिराओ, यहां से पढ़ाओ। फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24 और फिर 25, 26। तो ये साल दर साल क्या हो रहा है, छोटी छोटी सारी डाउट अब हमारे पास कलेक्ट है। तो ये समझिए कि जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा मक्खन की तरह आपको पढ़ाएंगे। हमको पता है, हम ये बात से पूरा अवेयर हैं कि आपका छोटा छोटा जो चीज है वो भी बहुत बच्चों को दिक्कत करता है। तो एक एक चीज हम बताते हैं क्लास में। हम यहाँ पर मार्कर से एक पॉइंट देंगे, ये भी बताएंगे क्यों दिए, कि किस लिए दिए, इसका क्या हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, सब बताएंगे। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से होगी, तो टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से पढ़ते रहें। सबसे पहले आप अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मनिका वाले सीबीएसई पब्लिकेशन नहीं लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। हम जब अपना स्टडी मटेरियल निकालेंगे उसको एकदम अपने पास रखिए, कोई भी टॉपिक उठाइए, नया वीडियो क्लास कीजिए। प्रो बैच में अगर लाइव आप पढ़ रहे हैं तो मजा आ जाएगा, आप वहां से क्लास कीजिए और हमारे साथ पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए। डाउट तो होगा ही नहीं, है तो पूछिए। और आपका जो है 3 महीने के अंदर समझिए अगस्त तक जो है आपका सिलेबस एकदम समाप्त हो जाएगा और आप पूरी तरीके से उस समय भी बोर्ड देने के लिए तैयार होंगे। और कर्म भी खराब हो जाएगा, उस दिन बुरा दिन भी होगा तो भी 95 प्लस आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि संस्कृत का जो है पढ़ाई अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो सभी लोग जो है कमर कस लीजिए। हो गई है पीर पर्वत सी ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सारी सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो है हमने आपको एक दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति सुनाई। क्यों सुनाई? मीम्स बनाने के लिए नहीं, रील काटने के लिए नहीं, ये पंक्ति हमने आपको, ये कविता इसलिए सुनाई कि आपके सीने में अब आग आना चाहिए। क्योंकि 10th बोर्ड का रिजल्ट बहुत खास रिजल्ट होता है, इसमें अगर धुआं काटने वाला नंबर आएगा, मतलब 95, 98%, तो पूरा मोहल्ला में आग लग जाएगा। ठीक है, एकदम सब पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबको इस साल जो है पागल कर देना है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद, प्रणाम।